दोस्तों, आज आप सुनेंगे दुनिया भर में मशहूर लेखक डैन ब्राउन के प्रसिद्ध नॉवल एंजल्स एंड डीमंस का तीसरा भाग। इससे पहले अभी तक आपने सुना एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था सर्न के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की हत्या हो जाती है और उसके सीने पर इल्यूमिनाटी का निशान पाया जाता है। मामले की जांच करने के लिए सर्न का डायरेक्टर मैक्समिलियन कोलर रॉबर्ट लैंगडन नाम के एक अमेरिकन सिम्बोलॉजिस्ट को बुलाता है। मारे गए वैज्ञानिक लियोनार्डो वेट्रा की बेटी विक्टोरिया किसी काम से बाहर गई है और अपने पिता की मौत की खबर मिलने पर वो वापस आती है। कोलर उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है जिस पर वो और उसके पिता काम कर रहे थे। विक्टोरिया उनको अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है और अपनी लैब दिखाती है। वो कोलर और लैंगडन को बताती है कि उसने और उसके पिता ने मिलकर एंटी मैटर का आविष्कार किया है। उनका ये प्रयोग ईश्वर के होने को प्रमाणित करता है और साथ ही ये भी बताता है कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब कोलर विक्टोरिया से इस बारे में सवाल करता है कि इस एंटी मैटर को स्टोर कैसे किया जा सकता है, तब विक्टोरिया उसे बताती है कि एंटी मैटर को मैटर से बने किसी भी पदार्थ के साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वे दोनों आपस में टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इसलिए उसने एंटी मैटर को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए ट्रैप बॉक्स का निर्माण किया है। इन डब्बों के अंदर एंटी मैटर इस तरह से रखा जाता है कि वो डिब्बे की सतह या उसके पेंदे को छुए बिना बीचों बीच लटका रहता है। यहीं पर कोलर और लैंगडन को ये भी पता चलता है कि अपनी लैब की सुरक्षा के लिए दोनों बाप बेटी ने रेटिना स्कैन का इंतजाम कर रखा था और उन्हें तुरंत ये बात समझ में आ जाती है कि लियोनार्डो वेट्रा की गायब आंख के पीछे क्या रहस्य है। इसके बाद विक्टोरिया उन्हें एक दूसरी लैब में लेकर जाती है जहां पर उसने एंटी मैटर का एक काफ़ी बड़ा सैंपल सुरक्षित रखा है। वहीं पर ज़मीन पर पड़ी अपने पिता की आंख को देखकर उसे पता चलता है कि हत्यारों ने उसके पिता की आंख को निकालकर उसे रेटिना स्कैन के लिए इस्तेमाल करके उस लैब से एंटी मैटर का वो सैंपल चुरा लिया है। वो बुरी तरह से दुखी और परेशान हो जाती है और पुलिस को सूचना देना चाहती है, लेकिन कोलर उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि इससे उसके पिता की साख पर धब्बा लग सकता है। कोलर और लैंगडन मिलकर उसे ये भी बताते हैं कि उसके पिता की हत्या इल्यूमिनाटी नाम के एक ग्रुप ने की है। उधर दूसरी तरफ किसी दूर दराज की जगह में एक सिक्योरिटी ऑफिसर को उनके बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में एक बॉक्स नजर आ रहा है। ये बॉक्स बड़ा ही अजीब है और उसके बीचों बीच उसे धातु की एक बूंद लटकती हुई नजर आ रही है। साथ ही उस बॉक्स के ऊपर एक टाइमर लगा है जिसमें 24 घंटे का काउंटडाउन चल रहा है। किसी तीसरे स्थान पर वो असैसिन जिसने वैज्ञानिक की हत्या की थी एक बहुत ही प्राचीन और लंबी सुरंग से गुजरकर कहीं जा रहा है। सुरंग के अंत में एक बहुत ही प्राचीन दरवाज़ा है जो उसके वहां पहुंचने के बाद दूसरी तरफ से कोई खोल देता है। इधर सर्न में डायरेक्टर मैक्समिलियन कोलर के लिए किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का फ़ोन आया है और उनकी सेक्रेटरी सिल्वी डायरेक्टर को कहीं भी खोजने में नाकामयाब रहती है। अब आगे अध्याय 28। लिफ्ट का दरवाज़ा मुख्य इमारत के भीतरी हिस्से में खुला और विक्टोरिया, लैंगडन और कोलर बाहर निकले। तभी सार्वजनिक लाउडस्पीकर पर अपना नाम सुनकर कोलर चौंक गया। उस पर संदेश गूंज रहा था, डायरेक्टर मैक्समिलियन कोलर, कृपया तुरंत अपने ऑफिस से संपर्क करें। कोलर को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर अचानक वो चिंता में पड़ गया। एक अजीब सी आशंका उसके मन में उभर आई। उसने व्हीलचेयर के हत्थे से अपना मोबाइल निकाला और तेजी से उठ रहे खांसी के धसके को रोकते हुए उसने कोई नंबर डायल किया। हाँफते हुए उसने कहा, मैं डायरेक्टर कोलर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अंडरग्राउंड कक्ष में था, रेंज से बाहर। कौन? ठीक है, मेरी बात करवाओ। हेलो, मैं मैक्समिलियन कोलर बोल रहा हूँ, सर्न का डायरेक्टर। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, फ़ोन पर इसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। मुझसे लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट पर मिलो 40 मिनट में और डिब्बे का तुरंत पता लगाओ। मैं पहुँच रहा हूँ। इतना कहते हुए कोलर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि कोलर को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसे ज़ोर से खांसी का एक दौरा आया। विक्टोरिया दौड़कर कोलर के पास पहुंच गई, लेकिन अब वो बोलने की हालत में नहीं था।
विक्टोरिया ने फुर्ती से अपना मोबाइल निकालकर सन के हॉस्पिटल को फ़ोन लगाया। लैंगडन ये सब देख रहा था। उसके कानों में कोलर के शब्द अभी भी गूंज रहे थे, मुझसे लियोनार्दो दा विंची एयरपोर्ट पर मिलो। सुबह से जिस तरह लैंगडन का दिमाग अनिश्चितता से घिरा हुआ था, एक ही पल में वो जैसे साफ हो गया। भयानक दुविधा के बीच खड़े लैंगडन को लगा जैसे उसके भीतर कोई दरवाज़ा खुल गया हो, मानो कोई रहस्यमय दहलीज उसने पार कर ली हो। एम्बिग्राम, पादरी या वैज्ञानिक जिसका कत्ल हो चुका है, एंटीमैटर और अब निशान। लियोनार्दो दा विंची एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। अचानक उसे ये एहसास हुआ कि उसने एक नई दुनिया में कदम रख दिया है। अब वो आस्तिक बन चुका था। तभी सादे कपड़े पहने तेजी से बरामदे को पार करते हुए 2 स्वास्थ्यकर्मी वहां आए। वे कोलर के शरीर पर झुके और उन्होंने उसे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। आसपास से गुजर रहे वैज्ञानिक रुककर ये दृश्य देखने लगे। कोलर ने 2 गहरी सांसें ली और मास्क को एक तरफ खिसका दिया। उसे अब भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने विक्टोरिया और लैंगडन की तरफ देखते हुए कहा, रोम, एंटीमैटर रोम में है। किसका फ़ोन था? विक्टोरिया ने पूछा। स्विस गार्ड। इतना बोलते बोलते उसका दम फूल गया। स्वास्थ्यकर्मियों ने फिर से उसके चेहरे पर मास्क डाल दिया। वे कोलर को ले जाने ही लगे थे कि उसने लैंगडन का हाथ पकड़ लिया। लैंगडन ने सिर हिलाकर उसे जैसे आश्वस्त किया, मैं जानता हूँ। मास्क के अंदर से कोलर बस इतना ही कह पाया, जाओ, जाकर मुझे फ़ोन करना। तभी स्वास्थ्यकर्मी उसे लेकर चले गए। विक्टोरिया कोलर को जाते हुए देख रही थी। लैंगडन की तरफ मुड़कर उसने पूछा, रोम, लेकिन वो स्विस गार्ड के बारे में क्या कह रहे थे? लैंगडन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाती आवाज में बोला, स्विस गार्ड, ये वेटिकन के खास सुरक्षाकर्मी होते हैं। अध्याय 29। X-33 स्पेस प्लेन आसमान में उड़ रहा था। अब ये गोल घेरा बनाता हुआ दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन में लैंगडन चुपचाप बैठा था। पिछले 15 मिनट जैसे उसकी स्मृति में एक धुंधली छाया की तरह लग रहे थे। विक्टोरिया को इल्यूमिनाटी और वेटिकन के खिलाफ उनके संकल्प की विस्तार से व्याख्या बताने के बाद उसे परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान लग गया था। उसका दिमाग उसे बॉस्टन वापस लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन सामने विवेक का सवाल भी खड़ा था। कोलर बीमार था और विक्टोरिया की हालत वो देख ही रहा था। ऐसी स्थिति में अगर इल्यूमिनाटी के बारे में उसका ज्ञान इस मामले में किसी भी तरह से मदद कर सकता तो ये उसका नैतिक दायित्व बनता था। वेटिकन में एंटीमैटर के पाए जाने की खबर सुनकर लोगों के मारे जाने के खतरे से अधिक वो किसी और ही बात से परेशान था। हालांकि मन ही मन उसे इस सोच के लिए शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं दुनिया भर की वो 60,000 से भी अधिक अमूल्य कलाकृतियाँ जो वेटिकन म्यूजियम के 1407 कमरों में रखी हुई थीं। माइकल एंजेलो, दा विंची, बर्नीनी और बॉटिसेली जैसे लोगों के बनाए चित्र इसमें शामिल थे। लैंगडन अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ज़रूरत पड़ने पर इन सब चीज़ों को वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। वो जानता था कि ये मुमकिन नहीं था। इनमें से कई तो मूर्तियाँ थीं जिनका वज़न कई टन था। फिर कई इमारतें भी थीं, जैसे सिस्टीन चैपल, सेंट पीटर्स बसीलिका, वेटिकन म्यूजियम में माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई गोल सीढ़ी वगैरह। लैंगडन अनुमान लगा रहा था कि बॉक्स में विस्फोट होने में कितना समय बचा था। साथ आने के लिए शुक्रिया, विक्टोरिया ने उससे कहा और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया। विक्टोरिया को अपने शॉर्ट्स और बिना बाजू वाले टॉप बदलने का भी समय नहीं मिला था। प्लेन की ठंड की वजह से वो हौले हौले कांप रही थी। सहज भाव से लैंगडन ने अपना जैकेट उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। विक्टोरिया ने आंखों ही आंखों में उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने लैंगडन से धर्म और आस्था के बारे में कुछ सवाल किए। बातें करते करते अचानक उसने पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इल्यूमिनाटी से कैसे जुड़े? पैसे के लिए, लैंगडन ने कहा। उसकी ये बात सुनकर विक्टोरिया का चेहरा उतर गया। लैंगडन हंस पड़ा। नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझी। पैसे के लिए से मेरा मतलब था करेंसी के काम से। उसने अपनी पैंट की जेब से एक नोट निकाला। ये $1 का नोट था। जब मुझे ये पता चला कि $1 के नोट में इल्यूमिनाटी से जुड़े बहुत सारे सिंबल्स छिपे हैं तो मैं इसकी स्टडी के लिए आकर्षित हुआ।
विक्टोरिया की आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ में नहीं आया कि वो सही कह रहा है या मजाक कर रहा है। लैंगडन ने नोट उसके हाथ में थमाते हुए कहा, जरा इसके पीछे की तरफ देखो, बाईं ओर छपी बड़ी सील पर नजर डालो। आप पिरामिड की बात कर रहे हैं? विक्टोरिया ने पूछा। हाँ, पिरामिड। क्या तुम जानती हो कि पिरामिड का अमेरिका की हिस्ट्री से क्या संबंध है? विक्टोरिया ने कंधे उचका दिए। हाँ, बिल्कुल सही, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। तो फिर पिरामिड को इस नोट पर क्यों छापा गया है? दरअसल इसके पीछे इतिहास का एक डरावना पन्ना है। पिरामिड रहस्यवादियों का एक विशेष संकेत है। ये ऊपर की तरफ जाकर मिलने का संकेत है, प्रकाश के अंतिम स्रोत में जाकर मिलने का संकेत। जरा देखो उसके ऊपर क्या बना हुआ है। विक्टोरिया ने ध्यान से देखा और फिर बोली, एक त्रिभुज के भीतर एक आंख। क्या तुमने ऐसा निशान पहले कभी देखा है? हाँ, देखा तो है, लेकिन पक्के यकीन के साथ नहीं कह सकती। ये निशान मैसनिक लॉजेस में पाया जाता है, पूरी दुनिया भर में जो मैसन्स के रहने की जगहें हैं वहाँ। यानी ये निशान मैसन्स से जुड़ा हुआ है? विक्टोरिया ने पूछा। दरअसल नहीं, ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है। इसको वो शाइनिंग डेल्टा कहते थे, ज्ञान के प्रकाश से संचालित होने वाला परिवर्तन। आँख इस बात का प्रतीक है कि इल्यूमिनाटी कहीं भी घुसकर चीज़ों को देख सकने की क्षमता रखते हैं। चमकीले त्रिकोण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति, यानी एनलाइटनमेंट। और त्रिभुज ग्रीक अक्षर डेल्टा भी है, जिसका उपयोग गणित में बदलाव या परिवर्तन को दिखाने के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसे नई वैश्विक व्यवस्था या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं। विक्टोरिया ने फिर से डॉलर के नोट पर नज़र दौड़ाई। पिरामिड के नीचे लैटिन में लिखा था न्यू सेक्युलर ऑर्डर। लैंगडन ने उसे बताया, ये पंक्ति इल्यूमिनाटी के उद्देश्य को तो जाहिर करती ही है, साथ ही ये उसकी बगल में लिखे वाक्य से भी पूरी तरह विपरीत है। इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम ईश्वर में आस्था रखते हैं। विक्टोरिया की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इस तरह का संकेत दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी के ऊपर आखिर लिखा कैसे गया? लैंगडन हंस पड़ा। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ये वाइस प्रेसिडेंट हेनरी वेलिस के कारण संभव हुआ था। वो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का मेसन था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके संबंध इल्यूमिनाटी से थे। हो सकता है कि वो उसका सदस्य हो या फिर अनजाने में उससे जुड़ा हो, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन वेलिस ने ही इस डिज़ाइन के लिए राष्ट्रपति को राजी किया था। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। वेलिस ने उनसे इतना ही कहा कि लैटिन के इस वाक्य का मतलब होता है न्यू डील। विक्टोरिया को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और रूजवेल्ट ने नोट छपने से पहले इन संकेतों के बारे में पता करने के लिए नहीं कहा। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वे दोनों भाई की तरह थे, ब्रदर्स। ब्रदर्स? लैंगडन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट खुद एक जाने माने मेसन थे। अध्याय 30। 37 मिनट की उड़ान के बाद आखिरकार उनके प्लेन ने रोम के लियोनार्दो दा विंची हवाई अड्डे के ऊपर लैंड किया। प्लेन से उतरकर उन्होंने उस गाड़ी की तलाश में नज़रें इधर उधर दौड़ाईं जो वेटिकन से उन्हें लेने के लिए आई होगी, लेकिन उसकी जगह उन्हें दिखाई दिया एक सफ़ेद रंग का हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर वेटिकन का पवित्र लोगो बना हुआ था। एक पायलट उसके कॉकपिट से कूदकर हवाई पट्टी को तेजी से पार करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। अब विक्टोरिया के परेशान होने की बारी थी। ये हमारा पायलट है। पायलट को देखकर ये लग रहा था कि वो शेक्सपियर के किसी नाटक में शामिल होने के लिए तैयार होकर आया है। उसने एक ढीला ढाला घुटनों तक आता हुआ कुर्ते जैसा पोशाक पहना था जिसके ऊपर नीले सुनहरे रंग की चमकीली धारियां बनी थीं। उसने इससे मेल खाती पैंट भी पहन रखी थी। पैरों में काले रंग की चपटी सी कोई चीज़ थी जो देखने में चप्पल जैसी लग रही थी, और ऊपर से तुर्रा ये कि उसने काली धारियों वाली एक अजीब सी टोपी भी पहन रखी थी। विक्टोरिया के चेहरे के भाव देखकर लैंगडन ने उसे बताया, ये स्विस गार्ड की परंपरागत पोशाक है। इसका डिज़ाइन माइकल एंजेलो ने बनाया था। वैसे ये कहना पड़ेगा कि माइकल एंजेलो की ये कृति उतनी अच्छी नहीं है। पायलट के भौंडे ड्रेस के बावजूद वो अपने काम में पूरी तरह से सिद्धहस्त था। वो उनकी तरफ उसी शिष्टाचार और अदब के साथ बढ़ रहा था जैसे अमेरिकी मरीन सिपाही करते हैं। लैंगडन ने कई बार पढ़ा था
कि इस खास स्विस सुरक्षा दस्ते में शामिल होने के लिए बहुत ही कड़ी शर्तें होती हैं। इनमें भर्ती होने वाले लोगों को स्विट्जरलैंड के 4 कैथोलिक कैंटन्स का सदस्य होना ज़रूरी होता है। उनकी उम्र 19 से 30 साल के बीच ही होनी चाहिए। कद कम से कम 5 फुट 6 इंच। अविवाहित होना ज़रूरी है। उन्हें स्विस फौज ट्रेनिंग देती है। दुनिया भर में इसे सबसे वफादार और ख़तरनाक शाही सुरक्षा दस्ता माना जाता है। दूसरे देश इसे हसरत भरी नज़रों से देखते हैं। तब तक गार्ड उनके नज़दीक पहुंच चुका था। आप लोग सर्न से आए हैं? जी हाँ। काफ़ी कम समय में पहुंच गए। फिर उसने विक्टोरिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, आपके पास कुछ दूसरे कपड़े भी हैं क्या? मैं कुछ समझी नहीं, विक्टोरिया ने कहा। उसने विक्टोरिया के पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वेटिकन सिटी के अंदर शॉर्ट पैंट्स पहनने की इजाज़त नहीं है। लैंगडन ने विक्टोरिया के पैरों की तरफ झेंपते हुए देखा। वो इसके बारे में बिल्कुल भूल चुका था। वेटिकन सिटी में घुटने के ऊपर खुले बदन किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, चाहे वो औरत हो या मर्द। ये रिवाज ईश्वर के अपने शहर के लिए सम्मान जाहिर करने का एक तरीका माना जाता था। मेरे पास बस यही कपड़े हैं, मैं जल्दबाजी में यहाँ आई हूँ। गार्ड इस बात से खुश तो नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। आपके पास कोई हथियार तो नहीं है? फिर उसने लैंगडन से पूछा। लैंगडन ने ना में सिर हिला दिया। उसने लैंगडन के सारे शरीर को थपथपाकर उसकी जांच की। जब वो संतुष्ट हो गया कि लैंगडन के पास वाकई कोई हथियार नहीं था, तब वो विक्टोरिया की तरफ मुड़ा। विक्टोरिया दहाड़ी। ऐसा सोचना भी मत। गार्ड ने भी विक्टोरिया की तरफ सख्ती से देखा। वो अपनी नज़रों से ही उसे डराना चाह रहा था, लेकिन विक्टोरिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो उसके नज़दीक तो नहीं गया, लेकिन उसने आंखों ही आंखों से उसकी पूरी तलाशी ले डाली। जब वो संतुष्ट हो गया तो तीनों जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर का इंजन चालू हुआ, विक्टोरिया ने चिल्लाकर उससे पूछा, क्या आपने डिब्बों का पता लगा लिया है? उस व्यक्ति ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। मेरे कमांडर ने मुझे आपको लाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुझे और कोई जानकारी नहीं है। अब आप लोग अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। और फिर एक तेज़ आवाज़ के साथ हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया और तेज़ी से उत्तर दिशा में रोम की तरफ चल पड़ा। रोम, दुनिया की राजधानी, जहाँ कभी सीज़र राज करता था, जहाँ सेंट पीटर को फांसी दी गई थी, आधुनिक सभ्यता का केंद्र। और उसके ठीक बीचों बीच था एक बम जो कभी भी फट सकता था। अध्याय 31। वेटिकन का हेलीकॉप्टर नीची उड़ान भरता हुआ उत्तर पश्चिमी दिशा में उड़ रहा था। नीचे सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा था। लैंगडन चुपचाप बैठा मोटरसाइकिलों, बसों और छोटे आकार की फिएट सेडान कारों की कतारों को देख रहा था। विक्टोरिया चुपचाप उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। तभी सामने रोम का कोलोसियम का खंडहर नजर आया। सदियों पहले इस स्टेडियम को अमानवीय कार्यों की प्रदर्शन स्थली के रूप में तैयार किया गया था। भूखे शेर इस जगह कैदियों के चिथड़े किया करते थे। गुलामों की फौज मौत से लड़ती थी। दूर दूर के अनजान मुल्कों से लूट कर लाई गई औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था। सार्वजनिक तौर पर लोगों के सिर काटे जाते थे। फिर उसे दिखाई दिया रोमन फोरम। ये ईसाई धर्म के आने से पहले के रोम का हृदय स्थल माना जाता था। वहाँ के टूटे फूटे खंभों को देखकर लगता था जैसे कब्र के ऊपर लगी पत्थर की पट्टी नीचे गिर गई हो। पश्चिम की तरफ टाइबर नदी का चौड़ा घाट शहर के चारों तरफ एक विशाल अंगूठी की तरह लिपटा दिखाई दे रहा था। उसके बाद नजर आया सेंट पीटर्स। अपने सामने फैले हुए भव्य मकबरे को देखते हुए लैंगडन सोच रहा था कि अगर सेंट पीटर आज यहाँ होते तो वे क्या सोच रहे होते। सेंट पीटर की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसी जगह पर उन्हें सलीब पर उल्टा लटकाया गया था। अब वे इस चर्च के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे 5वें फ्लोर पर एक मकबरे में दफन थे। इस मकबरे को दुनिया के सबसे पवित्र मकबरों में से एक माना जाता था। और फिर उनको दिखाई दी वेटिकन सिटी। लैंगडन सामने बने पत्थर के अभेद्य किलों को देख रहा था जो इमारतों के इस बड़े प्रांगण को घेरे हुए थे। ये जगह आध्यात्मिक दुनिया के रहस्यों, शक्तियों और गोपनीय तथ्यों को सुरक्षित रखने के लिए एक अजीब किस्म की सांसारिक व्यवस्था थी। अरे वहाँ देखो, विक्टोरिया ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा। लैंगडन ने सामने नज़र डाली। पियाज़ा का पिछला हिस्सा गाड़ियों की पार्किंग वाली जगह की तरह लग रहा था। वहाँ दर्जनों ट्रेलर ट्रक खड़े थे।
हर ट्रक के ऊपर बड़े बड़े सैटेलाइट डिश आसमान की तरफ मुंह बाए खड़े थे। उनके ऊपर कई जाने पहचाने नाम नजर आ रहे थे। टेलीवाइजर यूरोपा, वीडियो इटालिया, BBC, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। लैंगडन अचानक दुविधा में पड़ गया। कहीं एंटी मैटर वाली खबर लोगों तक तो नहीं पहुंच गई। विक्टोरिया भी अचानक तनाव में नजर आने लगी थी। ये प्रेस के लोग यहाँ कैसे पहुंचे हुए हैं? आखिर हो क्या रहा है? पायलट ने पीछे मुड़कर अजीब सी नजरों से उन दोनों को देखा और बोला, क्या हो रहा है? आपको पता नहीं है क्या? नहीं, विक्टोरिया ने कहा। पेपल कॉन्क्लेव यानी पोप का चुनाव। 1 घंटे में इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया इसे देख रही है। ये शब्द सुनकर लैंगडन के कानों में एक पुरानी ध्वनि गूंज उठी। वो इसे कैसे भूल गया भला? हाल ही में खबरों में इस बात की चर्चा थी। 15 साल तक अपनी गद्दी पर रहने के बाद 15 दिन पहले ही पोप की मौत हो गई थी। दुनिया के हर अखबार में खबर छपी थी कि किस तरह नींद में ही पोप जानलेवा दौरे के शिकार हो गए थे। इस अचानक दौरे के बारे में कई लोग कानाफूसियां कर रहे थे, लेकिन वेटिकन की परंपरा के अनुसार पोप की मौत के 15 दिन के बाद वेटिकन ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। नए पोप के चुनाव के लिए किए जा रहे इस पवित्र आयोजन में पूरी दुनिया भर से ईसाई धर्म के सबसे ताकतवर 165 कार्डिनल जमा हुए थे। जब हेलीकॉप्टर सेंट पीटर्स बसिलिका के ऊपर से गुजर रहा था तो लैंगडन के दिमाग में एक ख्याल घूम रहा था। इस धरती पर उपस्थित हर कार्डिनल आज रोम में मौजूद है। रोमन कैथोलिक चर्च का पूरा शासक समुदाय टाइम बम के ऊपर बैठा हुआ है। अध्याय 32। कार्डिनल मोर्टाटी सिस्टीन चैपल की शानदार छत को देखकर शांतिपूर्वक विचार कर रहे थे। हॉल की दीवारें दुनिया के कोने कोने से आए कार्डिनल्स की आवाज़ों से गूंज रही थीं। सभा स्थल में मोमबत्ती की रोशनी फैली हुई थी। सारे कार्डिनल उत्साहपूर्वक बातचीत में मशगूल थे। उनकी बातचीत कई भाषाओं में हो रही थी, लेकिन अंग्रेजी, इटालियन और स्पेनिश सबको समझ में आती थी। परंपरा के अनुसार चर्च की सारी खिड़कियों को काले पर्दे से ढक दिया गया था। ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि बाहर से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का संकेत न भेज सकें या कोई संवाद न कर सकें। इसी कारण अंदर घुप अंधेरा छाया था, जिसे वहां जलाई गई मोमबत्ती की रोशनियां कम कर रही थीं। मोर्टाटी सोच रहा था कि ये उसके लिए कितने सौभाग्य की बात थी कि वो इस पवित्र घटना का गवाह था। 80 वर्ष से अधिक उम्र के कार्डिनल्स को इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था और वे इस सम्मेलन में शामिल नहीं थे। मोर्टाटी की उम्र थी 79 वर्ष। वहां जितने भी कार्डिनल मौजूद थे वो उनमें सबसे बड़ी उम्र का था और उसे इस कार्रवाई को संचालित करने का जिम्मा दिया गया था। परंपरा के अनुसार सम्मेलन से 2 घंटे पहले सारे कार्डिनल यहाँ जमा होते थे। इन 2 घंटों में वो अपने पुराने दोस्तों के साथ बातें करते और पुरानी यादें ताज़ा करते। 7 बजे शाम को पुराने पोप का खास सहायक वहां पर पहुंचता और प्रार्थना के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करता। इसके बाद वो वहां से चला जाता। फिर स्विस गार्ड सारे दरवाज़ों को पूरी तरह सील करके कार्डिनल्स को अंदर बंद कर देते और इसके बाद शुरू होता दुनिया का सबसे प्राचीन और गोपनीय राजनीतिक अनुष्ठान। नए पोप का चुनाव हो जाने के बाद ही कार्डिनल अब उस कमरे से बाहर निकल सकते थे। अंग्रेजी में इस सभा को कॉन्क्लेव कहते हैं। ये शब्द अपने आप में ही गोपनीयता से भरा हुआ है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है चाबी से बंद किया हुआ। कार्डिनल्स को बाहर की दुनिया से किसी भी तरह के संपर्क की कोई इजाज़त नहीं होती थी। कोई फ़ोन नहीं, कोई संदेश नहीं, दरवाजे के पार किसी व्यक्ति से फुसफुसाकर बात करने तक की इजाज़त नहीं। ये सम्मेलन एक तरह के वैक्यूम यानी शून्य में पूरा होता था, जिसे किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित होने की इजाज़त नहीं होती थी। ये सब सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए था कि उनकी आंखों के सामने ईश्वर के अलावा और कोई उपस्थित ना हो। चर्च की दीवारों के बाहर मीडिया इंतज़ार कर रही थी। वो इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश में थी कि दुनिया भर में फैले 1 अरब से भी ज़्यादा कैथोलिक ईसाइयों के शासक के रूप में किस कार्डिनल का चुनाव होगा। आमतौर पर ऐसे सम्मेलनों के अंदर राजनीतिक गहमागहमी और उठापटक का माहौल रहता था। सदियों से चली आ रही ये प्रक्रिया अब काफ़ी खतरनाक हो चली थी। इन पवित्र दीवारों के बीच होने वाले कॉन्क्लेव के दौरान जहर खिलाने से लेकर मारपीट और खून जैसे वारदात तक हो चुके थे।
लेकिन मोर्टाटी सोच रहा था कि वो सब इतिहास की बातें हैं। उसे लग रहा था कि आज रात होने वाली सभा एकता और आनंद से भरपूर होगी और शायद जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन अचानक एक अजीब घटना घटी। रहस्यमय तरीके से चर्च के भीतर से 4 कार्डिनल गायब पाए गए। मोर्टाटी जानता था कि वेटिकन सिटी से बाहर निकलने वाले हर दरवाजे पर कड़ा पहरा था और गायब कार्डिनल ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। लेकिन अब शुरुआत में होने वाली प्रार्थना में 1 घंटे से भी कम का समय बचा था। वो परेशान था क्योंकि जो 4 कार्डिनल लापता थे वे कोई साधारण कार्डिनल्स नहीं थे, बल्कि खास कार्डिनल थे। वे चुनिंदा 4 थे, प्रेफराटी। मोर्टाटी अपने लोगों से स्विस गार्डों को उन कार्डिनलों का पता लगाने का संदेश भेज चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई खबर नहीं मिली थी। दूसरे कार्डिनल्स को भी अब इन 4 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल चुकी थी। लोगों के बीच धीरे धीरे चिंता फैल रही थी और सब लोग इसी बारे में खुसर-फुसर कर रहे थे। कायदे के अनुसार इन्हीं 4 लोगों को सबसे पहले मीटिंग में उपस्थित होना था और वही चारों गायब थे। कार्डिनल मोर्टाटी को अब फिक्र सताने लगी थी कि शाम लंबी होने वाली थी, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था। दूसरी तरफ विक्टोरिया और लैंगडन हेलीकॉप्टर की अपनी यात्रा पूरी करके जमीन पर उतर चुके थे और इस वक्त उन्हें स्विस गार्ड के ऑफिस में ले जाया जा रहा था। अध्याय 33। स्विस गार्ड के ऑफिस में लैंगडन और विक्टोरिया को इंतजार करने के लिए कहकर गार्ड तेजी से एक तरफ बढ़ गया। कमरे की दूसरी तरफ खड़े एक बहुत ही लंबे और दुबले व्यक्ति को जाकर उसने कुछ कहा, फिर वापस उनके पास आकर बोला, कमांडर ओलिवेटी जल्दी ही आपसे बात करेंगे। कमांडर अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा था। लैंगडन और विक्टोरिया इंतजार करते हुए वहां चल रही घटनाओं को देख रहे थे। चमकीली वर्दियों में गार्ड तेजी से इधर उधर आ जा रहे थे और इटालियन भाषा में जल्दी जल्दी कुछ आदेश दे रहे थे। लैंगडन को थोड़ी इटालियन भाषा आती थी और उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये लोग किसी चीज की बेसब्री से तलाश कर रहे थे। ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि उनको अब तक एंटीमैटर का कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरकार कमांडर ने फोन पर अपनी बातचीत खत्म की और इन दोनों की तरफ आया। गुड आफ्टरनून, मैं कमांडर ओलिवेटी हूँ, स्विस गार्ड का मुख्य कमांडर। मैंने ही आपके डायरेक्टर को फ़ोन किया था। आप लोग मेरे साथ आइए। एक दरवाज़ा पार करने के बाद लैंगडन और विक्टोरिया एक दूसरे कंट्रोल रूम में पहुंचे। वहां अंधेरा फैला हुआ था। एक तरफ की दीवार पर वीडियो मॉनिटर्स लगे थे, जिस पर उस कैंपस के विभिन्न हिस्सों से काली सफ़ेद तस्वीरें आ जा रही थीं। एक नौजवान गार्ड उन तस्वीरों को गौर से देख रहा था। बाहर जाओ, ओलिवेटी ने उसे ऑर्डर दिया। गार्ड ने अपना सामान उठाया और बाहर निकल गया। ओलिवेटी ने एक स्क्रीन के पास जाकर उसकी तरफ इशारा किया और फिर बोला, ये जो तस्वीर है ये वेटिकन सिटी के अंदर किसी गुप्त जगह पर लगे कैमरे से आ रही है। मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ। मॉनिटर पर मौजूद तस्वीर को देखकर लैंगडन और विक्टोरिया दोनों के ही मुंह से एक आह निकल गई। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। अब उन्हें कोई संदेह बाकी नहीं रह गया था। तस्वीर में सर्न का एंटीमैटर वाला डिब्बा साफ नजर आ रहा था। इसके अंदर धातु जैसी चमक वाली एक तरल बूंद खतरनाक ढंग से लटकी हुई दिखाई दे रही थी, जो एलईडी डिजिटल घड़ी की रोशनी में चमक रही थी। डिब्बे के आसपास के क्षेत्र में घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे एंटीमैटर किसी अलमारी के भीतर या किसी अंधेरे कमरे में रखा हो। मॉनिटर के ऊपर लाइव फीड कैमरा 86 लिखा था, जो अंधेरे में चमक रहा था। विक्टोरिया ने डिब्बे के ऊपर चमक रहे नंबर को पढ़ा, जिससे पता चल रहा था कि अब 6 घंटे से भी कम समय बचा था। उसने ये बात फुसफुसाकर लैंगडन को बताई। तो हमारे पास सिर्फ आधी रात तक का समय है, लैंगडन ने कहा। ये जाहिर था कि जिसने भी कल रात इस डिब्बे को चुराया था उसने समय का पूरा हिसाब किताब लगा रखा था। उसके मन में एक अजीब सी आशंका उभरी। हो न हो ये डिब्बा उसी जगह पर है जहां ये घटना होने वाली थी, ग्राउंड जीरो। ओलिवेटी की आवाज़ अब तीखी हो गई थी। क्या ये चीज़ आपके संस्थान की प्रॉपर्टी है? जी हाँ, इसे हमारे यहाँ से ही चुराया गया है। इसके अंदर एक बहुत ही ज्वलनशील चीज़ है जिसे एंटीमैटर कहते हैं। ओलिवेटी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं ऐसी चीज़ों से अच्छी तरह परिचित हूँ मिस वेट्रा, लेकिन मैंने आज तक एंटीमैटर का नाम नहीं सुना है। ये एक नई तकनीक है कमांडर। हमें तुरंत इस बॉक्स का पता लगाना होगा या फिर वेटिकन सिटी को खाली करवाना होगा। ओलिवेटी के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे मानो विक्टोरिया पागल हो गई हो।
खाली कराना। आपको पता है आज यहाँ क्या हो रहा है? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है, और साथ में मुझे ये भी पता है कि आपके सारे कार्डिनल्स की जान खतरे में है। हमारे पास सिर्फ 6 घंटे का समय है। क्या इन डिब्बों को खोजने में आपने कोई प्रगति की है? हमने अभी इनको तलाश करना शुरू नहीं किया है, ओलिवेटी ने कहा। विक्टोरिया का दिमाग घूम गया। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन हमने तो सुना था कि आपके गार्ड किसी खोई हुई चीज को तलाश कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन आपके इस एंटी मैटर को नहीं। मेरे लोग कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसका आपसे कोई वास्ता नहीं है। अब विक्टोरिया की आवाज कांपने लगी थी। आपने अभी तक एंटी मैटर वाले डिब्बे को ढूंढना शुरू भी नहीं किया है। देखिए मिस वेट्रा, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपके डायरेक्टर ने हमें इसके बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने फ़ोन पर मुझे सिर्फ इतना कहा कि मुझे इसकी तलाश करनी चाहिए। हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जब तक मुझे कुछ तथ्यों के बारे में सही सही जानकारी नहीं मिलेगी, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इस फालतू काम में अपने लोगों को लगाऊं। ये फालतू काम नहीं है कमांडर, फिलहाल यही सबसे ज़रूरी काम है। अगले 6 घंटे में ये डिवाइस इस पूरे इलाके को मटिया मेट कर देने वाला है। ओलिवेटी पर अब भी कोई असर नहीं हुआ। देखिए मिस वेट्रा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वेटिकन सिटी देखने में भले ही पुरानी लगती है, लेकिन इसमें दाखिल होने की हर जगह पर बहुत ही मॉडर्न और पावरफुल सेंसर लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के ऐसे विस्फोटक पदार्थ के साथ वेटिकन सिटी में घुसने की कोशिश करता है तो ये सेंसर तुरंत उसका पता लगा लेते हैं। फिर हमारे पास रेडियो आइसोटोप स्कैनर्स भी हैं जो हल्की से हल्की गंध के आधार पर ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक मेटल डिटेक्टर और एक्सरे स्कैनर भी हैं। विक्टोरिया ने भी उतने ही शांत आवाज में जवाब दिया। बहुत बढ़िया, लेकिन दुर्भाग्य से एंटी मैटर रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इसका नेचर शुद्ध हाइड्रोजन से मिलता जुलता है, और फिर जिस डिब्बे में ये है वो प्लास्टिक का बना है। आपके किसी भी यंत्र से इन चीज़ों का पता नहीं चल सकता। लेकिन इस डिवाइस के अंदर ऊर्जा का स्रोत तो है। वो देखिए, उसमें जो LED लाइट जल रही है। निकल कैडमियम के छोटे से छोटे अंश का भी इस यंत्र में पता चल जाता है। इसकी बैटरी भी प्लास्टिक से बनी है। अब ओलिवेटी का धैर्य जवाब देने लगा था। प्लास्टिक की बैटरी? आप मजाक कर रही हैं? जी नहीं, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। ये बैटरी पॉलीमर जेल इलेक्ट्रोलाइट टेफ्लॉन से बनी है। ओलिवेटी विक्टोरिया की तरफ झुका और बोला, मैम, वेटिकन को हर महीने बम से उड़ाने की दर्जनों धमकियां मिलती रहती हैं। मैं खुद यहाँ के सुरक्षा में लगे गार्ड्स को विस्फोटकों की टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देता रहता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जिस पैमाने पर तबाही होने की बात कर रही हैं, उसके लिए दुनिया में अभी तक कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ बना ही नहीं है। हाँ, अगर आप एटम बॉम्ब की बात कर रही हों तो अलग बात है। विक्टोरिया ने उसे तीखी नज़रों से घूरा और बोली, प्रकृति में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में अभी लोगों को पता नहीं चला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस कि आप हैं कौन और सर्न में आप किस पोस्ट पर काम करती हैं? मैं एक सीनियर रिसर्चर हूँ। इस संकट से निपटने के लिए वेटिकन से बात करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। माफ़ कीजिएगा मैम, लेकिन अगर ये वाकई इतने संकट की बात है तो फिर मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? आपके संस्थान के डायरेक्टर से क्यों नहीं? और वैसे भी वेटिकन का अपमान करने के लिए शॉर्ट पैंट पहनकर यहाँ आने की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? लैंगडन के दिल में गुस्से का एक उबाल सा आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी परिस्थिति में भी कोई आदमी कपड़ों के बारे में सोच सकता है। उसने हालात को संभालने के लिए कहा, कमांडर ओलिवेटी, मेरा नाम रॉबर्ट लैंगडन है। मैं अमेरिका में एक सिम्बोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हूँ और मैं सर्न से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने इनके एंटी मैटर के एक्सपेरिमेंट को देखा है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मिस विक्टोरिया ने जो कहा है वो पूरी तरह से सच है और उतना ही खतरनाक भी है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ चल रहे सम्मेलन में गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से ही किसी धर्म विरोधी समुदाय ने इसे यहाँ लाकर रख दिया है। ओलिवेटी ने अब मुड़कर लैंगडन की तरफ देखा और बड़े ही व्यंग्य से बोला, शॉर्ट्स पहनी हुई एक औरत मुझे समझा रही है कि एक बूंद पानी जैसी कोई चीज पूरी वेटिकन सिटी को मिट्टी में मिला सकती है, और उसके साथ एक अमेरिकन प्रोफेसर मुझे बता रहा है कि कोई धर्म विरोधी संप्रदाय हमारे ऊपर हमला करने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों चाहते क्या हैं।
हम ये चाहते हैं कि आप तुरंत बिना एक पल की देरी किए उस डिब्बे को खोजिए। नामुमकिन। वेटिकन सिटी बहुत बड़ी है, इतने कम समय में उसे ढूंढ पाना संभव नहीं है। क्यों, आपके कैमरों में जीपीएस नहीं लगा हुआ है? हमारे कैमरे अक्सर चोरी नहीं होते। गायब हुए इस कैमरे को ढूंढने में हमें कई दिन लग सकते हैं। लैंगडन ने अचानक पलटकर दूसरा वार किया। आपने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है? कमांडर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं मिस्टर लैंगडन, मेरे पास ऐसी फिजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। ठीक, यानी आपने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है। मैंने कैथोलिक चर्च की सुरक्षा की कसम खाई है। बेशक मैं इल्यूमिनाटी के बारे में जानता हूं। उनको खत्म हुए सालों बीत चुके हैं। लैंगडन ने बिना कुछ बोले अपनी पॉकेट में हाथ डाला और लियोनार्डो वेट्रा के दागे हुए शरीर का फैक्स बाहर निकालकर उसे ओलिवेटी को थमा दिया। ओलिवेटी ने कुछ पल उसे देखा और फिर लैंगडन के हाथ में वापस ठूंस दिया। फोटोशॉप से इसे बनाने में शायद 5 मिनट लगेंगे। ये सिर्फ एक झूठी धमकी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सर्न के वैज्ञानिक सौयों सालों से वेटिकन की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। वे बार बार हमारे पास एप्लीकेशंस भेजते हैं कि हमें सृष्टि के सिद्धांत क्रिएशनिज्म को वापस ले लेना चाहिए, गैलीलियो और कोपरनिकस के साथ हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और विज्ञान के शोध कार्यों के खिलाफ जारी किए गए हमारे फतवों को वापस ले लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सर्न के ही किसी आदमी ने वेटिकन के इस पवित्र सम्मेलन में बाधा डालने के लिए ये खेल किया है। विक्टोरिया अब गुस्से से उबल रही थी। ये तस्वीर मेरे पिता की है जिनकी हत्या की गई है। आपको लगता है मैं ऐसी बात मजाक के लिए कह रही हूँ? ये सब मुझे नहीं पता मिस विक्टोरिया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब तक मुझे अपने सवालों के सही जवाब नहीं मिलेंगे तब तक मैं किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं करने वाला हूँ। सुरक्षा से जुड़ा हर निर्णय मेरी जिम्मेदारी है और आज के दिन तो ये और भी जरूरी है। अरे कम से कम आप इस सम्मेलन को स्थगित तो कर सकते हैं। स्थगित? ऐसी हिम्मत! ये आपके किसी अमेरिकन बेसबॉल के गेम की तरह नहीं है मिस्टर लैंगडन, जिसे बारिश की वजह से स्थगित किया जा सके। ये एक पवित्र आयोजन है और इसके साथ सख्ती से पालन किए जाने वाले कायदे कानून और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया के 1 अरब से भी ज्यादा कैथोलिक इसे देख रहे हैं। दुनिया भर का मीडिया बाहर जमा है। इस आयोजन के जो भी नियम कायदे हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। भूकंप, अकाल और यहाँ तक कि प्लेग भी इन नियमों को कभी बदल नहीं पाए हैं। किसी वैज्ञानिक के कत्ल या एक पानी की बूंद जैसी चीज के लिए इस प्रोग्राम को स्थगित किया जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप मुझे उस व्यक्ति के पास ले जाइए जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। आप उस व्यक्ति से ही बात कर रही हैं? जी नहीं, मुझे किसी पादरी से मिलना है। सारे पादरी अंदर जा चुके हैं। वेटिकन सिटी में स्विस गार्ड के अलावा इस समय सिर्फ कार्डिनल मौजूद हैं और वो सभी सिस्टीन चैपल के अंदर हैं। और चेम्बरलेन कहाँ हैं? लैंगडन ने सपाट ढंग से पूछा। कौन? दिवंगत पोप के पर्सनल सहायक चेम्बरलेन। लैंगडन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इस शब्द को दोहराया। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी याददाश्त सही हो। उसे पोप की मौत के बाद वेटिकन के अधिकारियों के बीच प्रचलित एक अजीब सी परंपरा के बारे में याद आ रहा था। अगर लैंगडन की याददाश्त सही थी तो पोप की मौत के बाद और नए पोप के चुनाव से पहले सारे अधिकार उनके पर्सनल सेक्रेटरी यानी चेम्बरलेन के पास चले जाते थे। चेम्बरलेन असल में सेक्रेटरी के लेवल का एक आदमी होता था जो नए पोप के चुनाव से संबंधित सारे काम देखता था। ओलिवेटी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ओह, आप कैमरलैंगो की बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक पादरी है, बल्कि उसे तो अभी ऑफिशियली पादरी का भी पद नहीं दिया गया है। वो तो पोप का कामकाज देखने वाला एक नौकर भर है। लेकिन अभी वो यहीं हैं और आप उनके अंडर काम करते हैं, लैंगडन ने कहा। देखिए मिस्टर लैंगडन, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपके प्रेसिडेंट की मौत के बाद अस्थायी रूप से उनका कोई सहयोगी उनके ऑफिस का कामकाज देखता है। कैमरलैंगो की उम्र अभी बहुत कम है। वो सुरक्षा जैसे मामलों को अभी समझता नहीं है, इसलिए व्यावहारिक तौर पर सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे पास है। जो भी हो, आप हमें उनके पास ले चलिए, विक्टोरिया ने कहा। असंभव। सम्मेलन 40 मिनट में शुरू होने वाला है और कैमरलैंगो उसकी तैयारियों में लगे हैं। इस समय ऐसी बातों से उसे परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसने ओलिवेटी से कहा,
कमांडर, समय हो गया है। ओलिवेटी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कुछ पल के लिए सोचता रहा। फिर उसने लैंगडन और विक्टोरिया से कहा, मेरे पीछे आइए। एक मामूली से ऑफिस जैसे कमरे में उनको ले जाकर उसने उन्हें वहां बैठा दिया। फिर वो बोला, ये मेरा ऑफिस है, मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूं। इस दौरान आप ये फैसला कर सकते हैं कि आगे की कार्रवाई आप किस तरह से पूरी करना चाहेंगे। क्या आप चर्च की जांच के लिए जा रहे हैं? विक्टोरिया ने पूछा। हम इलेक्ट्रॉनिक बग्स के लिए सबकी तलाशी लेते हैं, सुरक्षा के लिए ये जरूरी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब बातें समझ में आने वाली नहीं हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। विक्टोरिया की बात को अनसुनी करते हुए वो तेजी से बाहर निकला और उसने धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे में लगा कांच झनझना उठा। उसने बड़े ही आराम से जेब से चाबी निकाली और दरवाजे को ताला लगाकर वहां से चलता बना। लैंगडन ने कांच से देखा कि वो बाहर खड़े गार्ड से कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर गार्ड ने सिर हिलाया। ओलिवेटी के वहां से निकलते ही गार्ड तेजी से मुड़ा और तनकर बंद दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। उसकी कमर पर टंगी गन लैंगडन को साफ नजर आ रही थी। यानी ओलिवेटी के आने तक अब वे लोग उस गार्ड की कैद में थे। अध्याय 34। विक्टोरिया बंद कमरे के बाहर खड़े गार्ड को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। बदले में संतरी भी उसे घूर रहा था। विक्टोरिया की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। भूखे शेर की तरह इधर उधर चक्कर काटते हुए वो यही सोच रही थी कि क्या करे, कैसे करे। पहले उसे लगा कि उसे अपने मोबाइल से कोलर को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगा। पहली संभावना तो ये थी कि गार्ड अंदर आकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता। दूसरे, पता नहीं कोलर अभी बात करने की अवस्था में था भी या नहीं, और वैसे भी ओलिवेटी अभी किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं लग रहा था। विक्टोरिया ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए मन ही मन सोचा, याद करो, इस समस्या का समाधान क्या होगा, उसे याद करो। ये किसी बौद्ध दार्शनिक की सुझाई हुई तकनीक थी। अगर सामने कोई असंभव सी चुनौती खड़ी हो तो उसका हल खोजने की बजाय अपने दिमाग को बस ये बात याद करने के लिए कहना कि इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल सकता है। इस तकनीक से हताशा के कारण पैदा होने वाली भावनाएं दूर करना संभव हो पाता था। विक्टोरिया इस तकनीक का इस्तेमाल वैज्ञानिक गुत्थियों को सुलझाने में अक्सर किया करती थी। ऐसी गुत्थियां जिनके बारे में अधिकतर लोग मानते थे कि उनका हल ढूंढना संभव नहीं था। वो सारी संभावनाओं और अपनी ज़रूरतों पर विचार करने लगी। उसे लग रहा था कि वेटिकन में किसी न किसी को सावधान करना ज़रूरी था। ये ज़रूरी था कि कोई उनकी बात को सुने और उसे महत्व दे। लेकिन आखिर ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता था? कैमरलैंगो? लेकिन कैसे? कोई ना कोई साधन हमेशा मौजूद होता है। अपने आसपास की परिस्थितियों पर फिर से नज़र डालो। वो बार बार अपने मन को यही समझा रही थी। उसने आदतन अपने कंधे ढीले कर दिए, आंखों से तनाव कम कर दिया और 3 बार गहरी धीमी सांस ली। उसे अनुभव हुआ कि उसकी मांसपेशियों में तनाव घट रहा था। दिमाग की उथल पुथल भी थोड़ी कम हो रही थी। ठीक है, उसने सोचा, अपने दिमाग को आज़ाद छोड़ दो। इन हालातों में भी अच्छा क्या है? मेरी ताकत क्या है? विक्टोरिया का एनालिसिस में प्रवीण दिमाग शांत अवस्था में बहुत ज़्यादा ताकतवर और पैना बन जाता था। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि दरअसल उनको यहाँ कैद किया जाना ही उनके बाहर निकलने का एक रास्ता है। उसने अचानक कहा, मैं एक फ़ोन कर रही हूँ। लैंगडन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, मैं भी तुमसे कोलर को फ़ोन करने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन कोलर को नहीं, किसी और को। किसे? कैमरलैंगो को। तुम चैम्बरलेन को फ़ोन कर रही हो? लेकिन कैसे? ओलिवेटी ने कहा था कि कैमरलैंगो पोप के ऑफिस में है। हाँ, कहा था। क्या तुम्हारे पास पोप का पर्सनल नंबर है? नहीं, मैं अपने मोबाइल से फ़ोन नहीं कर रही हूँ। उसने ओलिवेटी की टेबल पर रखे हाईटेक फ़ोन सिस्टम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, इसके ऊपर कई स्पीड डायल नंबर लिखे हैं। सिक्योरिटी के हेड के पास पोप के ऑफिस से सीधे बात करने के लिए नंबर ज़रूर होगा। लेकिन सामने वो पहलवान भी तो खड़ा है जिसके हाथ में गन है। वो हमसे सिर्फ 6 फुट की दूरी पर है और हम लोग अंदर बंद हैं। तो क्या वो अंदर नहीं आ सकता? मेरे ख्याल से नहीं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, गार्ड भी बाहर बंद है। ये ओलिवेटी का पर्सनल ऑफिस है और मुझे नहीं लगता कि इसकी चाबी वो किसी गार्ड को देकर गया होगा।
लेकिन ये शीशे की दीवार इतनी पतली सी है विक्टोरिया, और उसके हाथ में इतनी बड़ी गन है, तो वो क्या करेगा? फोन करने के जुर्म में हमें गोली मार देगा? पता नहीं, ये जगह इतनी अजीब है और जिस तरह से सारी घटनाएं हो रही हैं उससे तो लगता है कि कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी इस फोन के ऊपर 20 बटन हैं। तुम एक एक करके इस उम्मीद से बटन दबाओगी कि किसी न किसी नंबर पर तो सफलता जरूर मिलेगी। विक्टोरिया ने फोन की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक बटन दबाऊंगी, पहले नंबर वाला। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि यही पोप के ऑफिस का नंबर होगा। स्विस गार्ड के कमांडर के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर और भला कौन सा हो सकता है? लैंगडन के पास जवाब देने का समय नहीं था। बाहर खड़ा संतरी शीशे की दीवार को अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से खटखटा रहा था। उसने विक्टोरिया को फोन बंद करने का इशारा किया। विक्टोरिया ने शरारत से गार्ड की तरफ अपनी बाईं आंख दबा दी। ऐसा लगा जैसे गार्ड के तन बदन में आग लग गई हो। लैंगडन दरवाजे से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया। ये उल्लू का पट्टा तुम्हारी हरकतों से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है विक्टोरिया। रिसीवर से आ रही आवाज को सुनते हुए विक्टोरिया ने कहा। ओफो, रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाई दे रही है। रिकॉर्डिंग? पोप के पास आंसरिंग मशीन है? विक्टोरिया ने फोन रखते हुए कहा। ये पोप के ऑफिस का नंबर नहीं था। ये फोन नंबर वेटिकन के किचन का वीकली मेन्यू बता रहा था। लैंगडन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से संतरी की तरफ देखा। वो बहुत गुस्से में था और वॉकी टॉकी पर ओलिवेटी से बात कर रहा था। अध्याय 35। वेटिकन का टेलीफोन एक्सचेंज इसके संचार केंद्र में स्थित है और ये वेटिकन पोस्ट ऑफिस के ठीक पीछे है। इस छोटे से कमरे में 8 लाइनों वाला एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है। इस ऑफिस में हर रोज करीब 2000 फोन कॉल आते जाते हैं। आज की रात वहां काम कर रहा एकमात्र व्यक्ति चुपचाप बैठा कैफीन मिली हुई चाय पी रहा था। उसे इस बात पर गर्व हो रहा था कि आज की रात वेटिकन के अंदर आने वाले कुछ गिने चुने कर्मचारियों में वो भी शामिल है। अच्छी बात ये थी कि आज टेलीफोन कॉल कम आ रहे थे। वेटिकन के मामले में दुनिया की दिलचस्पी पिछले कुछ समय में कम हुई थी। ऑपरेटर ने अपने मग को जोर से थामते हुए सोचा कि पता नहीं आज की रात कितनी लंबी होने वाली थी। आजकल सम्मेलन शुरू होने से पहले ही अंदर के लोगों को पता चल जाता था कि किस व्यक्ति के पोप चुने जाने की संभावना अधिक थी। इसीलिए पोप के चुनाव की प्रक्रिया 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं चलती थी। सन 1831 में हुआ सम्मेलन 54 दिनों तक चला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ऑपरेटर ने खुद से कहा। ऐसी अफवाहें थीं कि इस सम्मेलन में बस खानापूरी ही होने वाली थी। अचानक स्विच बोर्ड के भीतरी हिस्से में घंटी बजी। ऑपरेटर को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि आज की रात कोई व्यक्ति ऑपरेटर की सूचना के लिए 0 लाइन को डायल कर रहा था। वो सोचने लगा कि अंदर कौन हो सकता है। उसने रिसीवर उठाया और बोला, वेटिकन सिटी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से आती एक औरत की आवाज़ सुनकर ऑपरेटर चौंक पड़ा। हाथ में पकड़ी उसकी चाय छलक गई। वो सोचने लगा, आज की रात वेटिकन के अंदर औरत? उधर से वो औरत तेजी से बोल रही थी। उसके बोलने में गुस्सा जाहिर हो रहा था। ऑपरेटर अपने लंबे अनुभव से जानता था कि फिजूल की कॉल करने वाले लोग किस तरह से बातें करते हैं। ये औरत उस तरह की नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ में बेचैनी तो थी, लेकिन उसकी बातें सोची समझी थीं, शांत और प्रभावी। उसे हैरत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात को ध्यान से सुना। कैमरलैंगो? ऑपरेटर को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ़ोन कॉल कहाँ से किया जा रहा था। देखिए, शायद कैमरलैंगो से बात करवा पाना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि वे पोप के ऑफिस में हैं, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? आप उन्हें किस चीज़ के बारे में सावधान करना चाहती हैं? क्या कहा? सभी लोग खतरे में हैं? लेकिन कैसे? आप बात कहाँ से कर रही हैं? शायद मुझे स्विस गार्ड से बात करनी चाहिए। क्या कहा आपने? आप स्विस गार्ड के ही ऑफिस से बोल रही हैं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए। उसने औरत को रुकने का आग्रह करते हुए सीधे दूसरे फ़ोन से कमांडर ओलिवेटी के ऑफिस में उनके फ़ोन पर नंबर लगाया। उसके विचार से ये कतई संभव नहीं था कि ओलिवेटी के ऑफिस में इस वक्त कोई औरत मौजूद हो। दूसरी तरफ से तुरंत किसी ने फ़ोन उठाया और उसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ मेरी कैमरलैंगो से तुरंत बात करवाओ। तभी स्विस गार्ड के सुरक्षा केंद्र का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खुला। कमांडर रॉकेट की तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। अपने दफ्तर की तरफ जाते हुए ओलिवेटी को यकीन हो गया कि उसके आदमियों ने उसे जो भी सूचना वॉकी टॉकी पर दी थी वो 100% सही थी।
विक्टोरिया उसकी मेज के पास खड़ी थी और कमांडर के निजी फोन पर किसी से बात कर रही थी। ओलिवेटी मन ही मन गुस्से से उबल पड़ा। उसने दरवाजे में चाबी डाली और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। ये क्या कर रही हो तुम? विक्टोरिया ने उसकी तरफ ध्यान दिए बिना अपनी बात जारी रखी। ओलिवेटी ने उसके हाथ से रिसीवर छीन लिया और गुर्राया, कौन है ये बेवकूफ़? अगले ही पल उसका तना हुआ शरीर एकदम ढीला पड़ गया। जी कैमरलैंगो, हाँ मैंने उसे यहाँ पर बंद कर रखा है सर। जी ज़रूर, जी हाँ, जी सर, मैं अभी उनको लेकर हाजिर हो रहा हूँ। अध्याय 36। पोप का महल कई इमारतों का एक समूह है जो सिस्टीन चैपल में स्थित है। ये वेटिकन सिटी के उत्तर पूर्वी भाग में बना है। यहाँ से सेंट पीटर्स का चौराहा साफ नजर आता है। इस महल के भीतर पोप के रहने की जगह भी है और उनका ऑफिस भी। कमांडर ओलिवेटी विक्टोरिया और लैंगडन को लेकर एक लंबे से कॉरिडोर से जा रहा था। वो अभी भी गुस्से से बौराया हुआ था। 3 सीढ़ियों को पार करने के बाद वे लोग एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां हल्की सी रोशनी थी। दीवारों पर तरह तरह की बेहतरीन कलाकृतियां बनी थीं, ऐसी कलाकृतियां जिनकी कीमत हज़ारों डॉलर्स से भी अधिक थी। एक बहुत ही विशालकाय दरवाजे के सामने पहुंचकर ओलिवेटी ने कहा, यही है पोप का ऑफिस। विक्टोरिया ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाइए। पोप का दफ्तर नहीं मानो एक बॉल रूम था। चारों तरफ लाल संगमरमर का फर्श, दीवारों पर चमकदार तस्वीरें, छत के ऊपर विशालकाय आलीशान झूमर और उसके आगे मेहराबदार खिड़कियां। हॉल के आखिरी कोने पर एक नक्काशीदार टेबल थी। वहां पर बैठा एक आदमी बड़ी तेजी से कुछ लिख रहा था। लैंगडन के दिमाग में कैमरलैंगो की जो छवि बनी थी वो एक कमज़ोर, बूढ़े, संतनुमा व्यक्ति की थी जो वेटिकन में इधर उधर दिखाई दे जाते थे। लेकिन ये व्यक्ति उनसे बिल्कुल अलग था। इसके गले में कोई मालावनका वगैरह नहीं था, ना ही उसने कोई भारी भरकम लबादा पहन रखा था। उसने बिल्कुल साधारण सा काले रंग का एक चोगा पहन रखा था जो अक्सर पादरी पहना करते हैं। उसकी उम्र कुछ 30-40 साल के करीब की होगी। वेटिकन के हिसाब से वो अभी बच्चा ही लग रहा था। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था जिसे देखकर थोड़ी हैरानी होती थी। उसके बाल खुरदुरे और भूरे रंग के थे और नीली आंखों में ऐसी चमक थी मानो इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उनमें छुपा हो। लेकिन इसके साथ ही उसकी आंखों में गहरी थकान की छाया भी थी। ऐसा लग रहा था कि उन आंखों ने पिछले 15 दिनों में दुनिया की कठिनतम परिस्थितियों को झेला है। मेरा नाम कार्लो वेंट्रेस्का है, दिवंगत पोप का पर्सनल सेक्रेटरी, उसने अपना परिचय देते हुए कहा। मैं विक्टोरिया वेट्रा हूँ। हमसे मुलाकात करने के लिए शुक्रिया। और ये रॉबर्ट लैंगडन है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में धर्म का इतिहास पढ़ाते हैं। आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए और मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले कि विक्टोरिया कुछ बोलती, ओलिवेटी बीच में कूदा। सर, इस औरत की पोशाक, मेरा मतलब है, कैमरलैंगो ने कठोर स्वर में जवाब दिया। मुझे उसकी पोशाक से कोई मतलब नहीं है। जब वेटिकन का टेलीफोन ऑपरेटर कॉन्क्लेव शुरू होने से आधा घंटे पहले मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि कोई औरत तुम्हारे पर्सनल ऑफिस से मुझे फ़ोन करके बताना चाहती है कि सुरक्षा संबंधी कोई बड़ा खतरा आने वाला है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इस बात से मतलब है। सुरक्षा के मामलों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर, आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं। ओलिवेटी अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। लैंगडन अच्छी तरह समझ रहा था कि एक एक पल कीमती है। उसने बिना एक भी शब्द बोले अपनी जेब से फैक्स का वो कागज़ निकालकर कैमरलैंगो को थमा दिया। कैमरलैंगो उसे अपने हाथ में लेकर देर तक देखता रहा। फिर उसने आश्चर्य से भरकर पूछा, ये क्या है? ये मेरे पिता हैं। वो एक पादरी थे और वैज्ञानिक भी। कल रात उनकी हत्या कर दी गई है। कैमरलैंगो का चेहरा अचानक मुरझा गया। ओह मेरी बच्ची, मुझे बहुत अफसोस है। किसने किया होगा ऐसा काम? और इसकी छाती पर ये जलने का निशान, इसमें इल्यूमिनाटी लिखा है फादर। आप इस नाम से तो परिचित होंगे ही, लैंगडन ने कहा। हाँ, मैंने ये नाम सुना है, लेकिन इल्यूमिनाटी ने लियोनार्डो वेट्रा की हत्या इसलिए की फादर ताकि वो एक नई टेक्निक को चुरा सकें जिस पर वो काम कर रहे थे। कैमरलैंगो ने गहरी नज़रों से लैंगडन को देखा और बोले, मिस्टर लैंगडन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैथोलिक चर्च में बिताई है। मैं इल्यूमिनाटी की सारी कहानियाँ जानता हूँ। उनके द्वारा शरीर को दागने वाली, ब्रांड करने वाली कहानियाँ भी मुझे पता हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूं। ईसाई धर्म को दुश्मनों की कमी नहीं है जो वो काल्पनिक भूतों को कब्र से उखाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ब्रांड पूरी तरह से भरोसे के लायक है, लैंगडन ने कहा। उसने आगे बढ़कर फैक्स को अच्छे से दिखाने के लिए उसे थोड़ा टेढ़ा किया। जब कैमरलैंगो ने ये देखा कि वो ब्रांड चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है तो वो चुप हो गया। देखिए फादर, आधुनिक कंप्यूटर भी इस तरह की एक रूपता वाले शब्द का एम्बिग्राम बनाने में आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। आप ही की तरह अभी तक मैं भी यही मानता था कि इल्यूमिनाटी बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपनी पुरानी कसम को पूरा करने के लिए वे लोग एक बार फिर से सामने आ गए हैं। कौन सी पुरानी कसम की बात कर रहे हैं आप? कैमरलैंगो ने पूछा। लैंगडन ने एक गहरी सांस ली और बोला, वेटिकन सिटी को नष्ट करने की कसम। कैमरलैंगो के चेहरे पर डर से ज्यादा हैरानी का भाव था। वेटिकन सिटी को नष्ट करने की कसम? लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। विक्टोरिया ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिएगा फादर, लेकिन हमारे पास एक इससे भी और बुरी खबर है। इससे आगे की कहानी के लिए सुने एंजल्स एंड डीमंस का चौथा भाग।